नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और फिट होंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे मोदी को 50 सीट पर रोक देंगे नीतीश। बहुत बड़ी बात है, ख्वाब और सपने जैसा लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में 50 सीट से ज्यादा नहीं जीतने देंगे, 50 सीट पर रोक देंगे। कैसे करेंगे नीतीश, क्या प्लानिंग है नीतीश की? नीतीश पटना से दिल्ली लैंड हो चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, राहुल से मिल चुके हैं। तो क्या तैयारी है, क्या फॉर्मूला है कि मोदी को 50 सीट पर रोक देंगे? क्या यह मुमकिन है? क्या वाकई मोदी 24 में 50 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे? बताऊंगा आपको। अगली बड़ी खबर होगी अर्शदीप के साथ खालिस्तानी खेल। कल भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। उस मैच के दौरान अर्शदीप से एक कैच छूट गया और टीम इंडिया मैच हार गई। अर्शदीप सिख हैं, उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा खालिस्तान से जोड़कर, खालिस्तानी कहकर। भारत में उनके खिलाफ एक साजिश रची जाने लगी, ऐसा देखने में लगा। लेकिन यह साजिश सरहद पार पाकिस्तान से रची जा रही थी। कैसे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश की जा रही थी, यह मैं आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर होगी स्टिंग ने खोली 80% कमाई की पोल। आज मैं आपको एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा जो बीजेपी ने जारी किया है। और उस स्टिंग ऑपरेशन में वो शख्स जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, वो एफआईआर जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है, उनके पिता ऑन कैमरा स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं दिल्ली में जो शराब का धंधा चल रहा था, इसमें 20 रुपए की शराब और 80 रुपए का मुनाफा है। ये कैसे हुआ, शराब का एक खेल कैसे चल रहा था, ये आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर होगी अमित शाह का मिशन उद्धव प्लान। अमित शाह मुंबई में थे, बीएमसी के चुनाव होने हैं। पहली परीक्षा अब होने जा रही है बीजेपी की कि कैसे उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में शिकस्त दें। 227 सीटें बीएमसी की। अमित शाह ने नारा दिया है अब की बार 150 पार। 150 सीटें बीजेपी जीत लेती है तो 25 साल से बीएमसी में सिर्फ शिवसेना है। तो क्या बीजेपी ये कर पाएगी और कैसे मुमकिन होगा, ये आपको बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले दो तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर ये देखिए, सिर्फ 5 सेकंड में पूरा झूला जमीन पर आ गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। यह तस्वीर एक सबक है कि इस तरह के झूलों में बैठने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ये देख रहे हैं सिर्फ 5 सेकंड में झूला ऊपर घूम रहा था और अचानक आकर सीधे जमीन पर गिरा है। ये देखिए जरा, जो लोग बैठे थे कैसे वो बुढ़े गुड़ियों की तरह, देखिए कुर्सी से उठ गए। कितना इसमें आपको बताऊं, 30 लोग घायल हो गए हैं, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 50 फीट, जी हां 50 फीट ऊपर से नीचे गिरा है ये झूला। मोहाली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग घूमने गए थे, परिवार के साथ झूले में बैठे थे। किसी को यह नहीं पता था कि कब ये झूला नीचे आ जाएगा। 50 फीट की ऊंचाई पर यह झूला घूम रहा था, तभी अचानक ये नीचे आकर गिरा। ये जो भीषण हादसा हुआ है इसमें 13 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। जो नीचे देखिए, जैसे ही आके देखिए झूला गिरा, ये देखिए ऊपर घूम रहा था, नीचे घूमते हुए गिरा है। जो लोग बैठे हुए थे झूले में वो देखिए उछल कर बाहर गिरे हैं। ये देखिए लोग कैसे उछल कर बाहर की तरफ गिरे हैं। 2 लोग जो बाहर खड़े हुए थे उन्हें भी इल्म नहीं था कि ऐसा हादसा हो सकता है। ये देखिए वो लोग भी भागे, आगे जो खड़े थे वो भी फौरन डर के दूसरी तरफ भागे हैं। ये मोहाली में हादसा हुआ है। घूमते घूमते ये झूला आकर नीचे गिर गया है। 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 30 लोग घायल हैं और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल इस घटना की जांच शुरू हो गई है। कैसे ये हादसा हुआ इसकी जांच हो रही है। आइए अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं अब आपको। अगली तस्वीर गौ तस्करों की है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पुलिस ने कैसे गौ तस्करों को पकड़ा है, देखिए गाय लेकर जा रहे थे लोग, पुलिस ने रेड किए। देखिए पुलिस दौड़ रही है ट्रक के पीछे पीछे, पुलिस वाले पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए इस ट्रक को रोका है पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर।
बुलंदशहर की तस्वीरें और उसके बाद देखिए जरा इस ट्रक से, ये देखिए गाय लदी थी, गाय निकाली गई है एक एक करके इस ट्रक से। ये वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अंदर 10 से 12 गाय इस ट्रक के अंदर भरी हुई थी। ये तस्वीर ये देखिए, फिर से देखिए जरा। पुलिस की टीम दल बल के साथ पहुंची है, पूरे ट्रक को रोका है। बुलंदशहर की ये घटना है। बाबा की पुलिस पूरी तरह से एक्शन में, गौ तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और उसके बाद देखिए अंदर से भारी संख्या में गाय बरामद हुई है। और आइए और अब बात करते हैं नीतीश कुमार के ख्वाब की। ख्वाब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50 सीट पर रोक देंगे। 300 के पार सीट है। इतना बड़ा सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50 सीट से ज्यादा नहीं जीतने देंगे। कैसे करेंगे नीतीश कुमार, कोई नहीं जानता है, लेकिन नीतीश ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए नीतीश कुमार ने आज पटना से फ्लाइट ली और ऐसा करने के लिए दिल्ली लैंड हो गए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए मोदी को हराने, मोदी को रोकने के लिए। 50 सीट पर तैयारी यह है मोदी को शिकस्त देना। कोई भी साम दाम दंड भेद, किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, किसी के साथ जाना पड़े तो वो करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन पटना से आने से पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी हैं, सजायाफ्ता है। सोचिए, हराना है मोदी को, लेकिन उससे पहले मिलने पहुंचे लालू प्रसाद यादव को। यह भी बड़ा दिलचस्प है। मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता से मिलने पहुंचे। उसके बाद दिल्ली की फ्लाइट ली और दिल्ली आने के बाद किससे मिले, अगली तस्वीर दिखाई जरा। दिल्ली आने के बाद राहुल गांधी से मिले, यानी जिनको ईडी बुला चुकी है। खुद ही कल बता रहे थे कि 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की। अब नीतीश कुमार राहुल के साथ मिलकर हराएंगे मोदी को। यह मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एचडी कुमारस्वामी से भी मिले नीतीश कुमार, लेकिन सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार हकीकत में मोदी को 50 सीट पर रोक पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए जरा। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन चांद तोड़ लाना और आसमान जमीन पर उतार लाने जैसी चाहत नीतीश कुमार ने पाल ली। बिहार के बाद देश में दिखने की हसरत लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और साथ ही मोदी को सिर्फ और सिर्फ 50 सीट पर रोकने की ख्वाहिश है। यानी पीएम मोदी को 2024 में नीतीश कुमार सिर्फ 50 सीट से ज्यादा जीतने नहीं देंगे। आप जानते हैं वहां पर 7 पार्टी एक साथ हुई है, तो यहाँ पर तो कम से कम 4 पार्टी के लोगों से मिलना ही है। कांग्रेस, आपका सीपीआई, सीपीएम, माले, इन सब लोगों से मिलेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले नीतीश ने साफ किया कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं। वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा। हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट हो। नीतीश कुमार भला दिल की बात कैसे जुबान पर ला सकते हैं जब हर दूसरा चेहरा खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे बैठे हो। ऐसे में नीतीश बाबू को बार बार यही बात दोहरानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष किसी एक नाम पर तैयार होगा? जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है।
और आइए मैं अब आपको दिखाता हूं। अब देखिए जरा, नीतीश कुमार ने कब कहा कि मोदी को 50 सीट पर रोक देंगे। दरअसल ये कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी। ये कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, प्रेस रिलीज दिखाई, उसके बाद उसकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई और ये देखिए, 1-2 दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी दूसरी लाइन पे ही लिखा है, लोकसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटों पर सिमट जाएगी, नीतीश कुमार ने कहा है। तो आखिर ये कैसे होगा और क्या क्या तैयारी है नीतीश की मोदी को रोकने के लिए, देखिए जरा। नीतीश ने कहा 2024 चुनाव को लेकर नीतीश का यह अब तक का सबसे बड़ा दाव है। मोदी को हराना, मोदी के सामने खड़ा होना, यह तो अब तक ठीक था, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी, यह कहना बहुत से लोगों के गले नहीं उतरेगा अगर सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ें। नीतीश ने कहा, मैं विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में लगा हुआ हूं। नीतीश ने कहा, बीजेपी के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे। जब मोदी से लड़ना होता है या नहीं लड़ पाते हैं तो डर लग रहा है, देश में सौहार्द बिगड़ रहा है, ये वाली बातें शुरू हो जाती हैं। हम सबको पंचायत स्तर तक सावधानी बरतनी है, नीतीश कुमार ने कहा। 2020 में बीजेपी के षड्यंत्र से हमारी सीटें कम हो गई। मैं खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, नीतीश ने कहा। बीजेपी के आग्रह पर ही मैं मुख्यमंत्री बना हूं। बनना नहीं चाहते थे तो तेजस्वी के साथ जाने के बाद तेजस्वी को बना सकते थे, उनकी सीटें ज्यादा है। जेडीयू की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने यह दावा किया, सभी विपक्षी दल एक साथ आए, हमें सफलता मिलेगी। 48 घंटे में अपने बयान से नीतीश कुमार सोचिए पलट भी गए। नीतीश कुमार को इसीलिए पलटने में माहिर माना जाता है। पहले कहा था 50 सीट से ज्यादा मोदी को जीतने नहीं देंगे, अब पलट गए। संख्या के बारे में अब कुछ नहीं कहा है नीतीश कुमार ने। मेरा मकसद केवल विपक्षी एकजुटता बनाना है, नीतीश कुमार ने कहा। बीजेपी ने नीतीश के बयान पर भी पलटवार किया है। मोदी को 50 सीटों पर रोकने के बयान से कैसे पलटे नीतीश, आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा, नीतीश कुमार को सुनिए और सुशील मोदी क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। लोगों का उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते। तो नीतीश कुमार मोदी को हराने के लिए दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली में क्या कार्यक्रम है, किससे मिलेंगे, कैसे हराएंगे, क्या प्लानिंग करने वाले हैं, ये देखिए जरा। 4 नेता आपको नजर आ रहे हैं, इन 4 नेताओं से मिलने का प्लान है। नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिल चुके हैं। मिशन 2024 पर पटना से दिल्ली आए हैं नीतीश कुमार। और आपको बताऊं, 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर नीतीश हैं। 3 दिन तक यहीं रहने वाले राजधानी में। नीतीश ने सबसे पहले राहुल गांधी के साथ मुलाकात की, उसके बाद राहुल को साथ लेकर मोदी को रोकने की तैयारी है। नीतीश को लगता है बिना राहुल गांधी, बिना कांग्रेस को लिए मोदी को रोका नहीं जा सकता। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में भी नीतीश कुमार लगे हुए। राहुल गांधी के बाद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार की मिलने की तैयारी है और शरद पवार से भी नीतीश का मिलने का कार्यक्रम है। लेफ्ट नेताओं से भी 2024 को लेकर मंथन करेंगे नीतीश कुमार। अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला से भी नीतीश मिल सकते हैं दिल्ली दौरे के दौरान। महागठबंधन 2.0 के बाद नीतीश का यह पहला दिल्ली दौरा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। नीतीश दिल्ली में है तो बीजेपी हमलावर है, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और क्या जवाब दे रहे हैं सुशील मोदी, सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ साफ ये कहा है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है। और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। और ये एक बड़ा काम है कि सभी विपक्ष के जितने भी दल हैं सबको लामबंद करें, गोलबंद करें। सब लोग गोलबंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी का दरवाजा सदा सदा के लिए इनके लिए बंद हो चुका है। इन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार हम लोग को धोखा दिया। तो सुर्खियों में बने रहना, मीडिया में छपते रहना, अखबार में चर्चा में रहें, तो दिल्ली आ रहे हैं 3 दिन तक मीडिया में छपते रहेंगे।
इसके अलावा तो और कोई उपलब्धि उनको होने वाली नहीं है। तो इसलिए उनके लाख प्रयास के बावजूद भी वो नरेंद्र मोदी के कद को छोटा नहीं कर पाए। तो सुशील मोदी कह रहे हैं नीतीश कुमार को दरअसल छपने का शौक है, इसलिए दिल्ली आए हैं, दिल्ली में रहेंगे तो छपते रहेंगे। तो आइए अब आपको बताता हूं, इस रेस में भी 1 अनार और 100 बीमार हैं, यानी एक पीएम की कुर्सी है और सबको पीएम बनना है। इसकी तैयारी भी सब शुरू कर चुके हैं। नीतीश भले ही दिल्ली में हो, लेकिन राहुल से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर खुद नीतीश कुमार तक, ममता बनर्जी तक सभी पीएम बनने की चाहत रखते हैं। देखिए जरा, कुर्सी एक है और देखिए जरा बैठने वाले कितने हैं। पहले से मोदी जी बैठे हैं, लेकिन अभी बैठने वालों की रेस इतनी है कि कुर्सी में खींचतान मची है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2024 को लेकर 2022 में ही जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष में पीएम उम्मीदवार की रेस तेज हो गई है। सबसे पहले राहुल गांधी की बात करिए। राहुल गांधी को भी पीएम बनना है। अपनी दावेदारी पेश करने में राहुल गांधी जुट गए हैं, कोई पीछे नहीं। अब राहुल गांधी पीएम की दावेदारी के लिए क्या कर रहे हैं? 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। महंगाई यात्रा से 2024 मिशन पर जुटे हैं राहुल गांधी और गुजरात में रैली पर पीएम मॉडल पर सवाल उठाए राहुल ने। 12 राज्यों में दौरा कर जनाधार बढ़ाने की कोशिश है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कई राज्यों से, लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये राहुल की तैयारी है। केजरीवाल भी पीछे नहीं है 2024 के मिशन में। 2024 के लिए केजरीवाल ने भी दावा ठोक रखा है। कैसे? 24 की लड़ाई में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, यह आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है। पंजाब में जीत के बाद आपकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? देखिए, अपनी दावेदारी के लिए मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, लेकिन देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना केजरीवाल ने देखा है। गुजरात, हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगला नाम ममता बनर्जी का है। बंगाल में शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी भी रेस में है। कई बार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं ममता, और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व किया था ममता बनर्जी ने। मां माटी मानुष नारे से 2024 में जीत की उम्मीद है, और दीदी कह चुकी हैं वो लेकिन एकला चलेंगी। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में से 1.5 साल पहले उन्होंने पाला बदल लिया और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर पेश करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट कर रेस में आगे रहना चाहते हैं। एक बात अगर आप सुने नीतीश की बार बार, वो कह रहे हैं मैं खुद प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं खुद प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ने वाले नेता बन रहे हैं। कल जब संभावना अगर बनी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो सबको जोड़ने वाले नेता पर ही सब एक मत होंगे। यह है नीतीश का गेम प्लान। नीतीश पहले कह चुके 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे। विपक्ष एकजुट लड़े तो 24 में मोदी की हार होगी, यह नीतीश ने कहा। आप सुनिए जरा, अब सुशील मोदी ये कह रहे हैं नीतीश कुमार पर विपक्ष को बिल्कुल भरोसा नहीं। सुनिए जरा। ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नेवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चले, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब यह भी बड़ा दिलचस्प है, एक तरफ तो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, और दूसरी तरफ पूरे बिहार में पोस्टर लगवा दिए हैं कि अब बिहार में देख लिया, अब देश में देखेंगे। तो ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये देखिए, बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। एक ये पोस्टर है नीतीश कुमार का, बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। ये बिहार में लगे पोस्टर और दिल्ली आके कहते हैं मैं पीएम का चेहरा नहीं हूं। प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। आगाज बदलाव होगा, जुमला नहीं हकीकत है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि बिहार जाकर कुछ और कहते हैं, दिल्ली आकर कुछ और कहते हैं। सबको जोड़ना मकसद है, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब 2024 के चुनाव होंगे। देखिए जरा, क्या 24 के चुनाव ये सब मिलके लड़ पाएंगे? ऐसी कोई संभावना है?
देखिए जरा फ्लॉप शो, ये आपके सामने। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। नीतीश कह रहे हैं सबको जोड़ना है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होगा जब लोकसभा का 2024 में, क्या केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बड़ा क्रॉस दिख रहा है आपको। यानी ये जो गठबंधन है फ्लॉप हो गया। अगला राज्य दिखाइए, राज्य दर राज्य में आपको दिखा रहा हूं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? यह भी नामुमकिन है। तो ये जो गठबंधन है ये भी यहां पश्चिम बंगाल में फ्लॉप हो गया। राज्य दर राज्य देखिए कैसे फ्लॉप हो रहा। अगला राज्य दिखाइए, उत्तर प्रदेश आ जाइए। मोदी को हराने के लिए क्या उत्तर प्रदेश के ये तीनों नेता, तीनों पार्टियां गठबंधन करेंगी? कांग्रेस सपा साथ लड़कर देख चुके हैं क्या हुआ यूपी के लड़कों का। बुआ और भतीजा साथ लड़कर देख चुके हैं क्या हुआ। तो इनका गठबंधन यूपी में नहीं होना है मोदी को हराने के लिए, यूपी में भी फ्लॉप हो गए। अगला राज्य देखिए पंजाब। क्या केजरीवाल और कांग्रेस, राहुल गांधी मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? यह भी नामुमकिन सी कहानी है। तो यह भी बात यहां खत्म हो गई। दक्षिण भारत चलिए, केरला देखिए। क्या कांग्रेस और लेफ्ट केरल में मिलकर चुनाव लड़ेंगे? यह भी वहां नामुमकिन है। तो ये सारे फ्लॉप शो है। तेलंगाना चलिए, क्या राहुल गांधी केसीआर के साथ और राहुल गांधी एमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो यह गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप है। गुजरात चलिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल बहुत मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले, वहां भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 24 का लोकसभा चुनाव कैसे मिलकर लड़ेंगे? तो ये जो आगाज है यही अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए। आइए अब दूर मत जाइए। पिछले दिनों नीतीश कुमार से केसीआर मिले थे। वहां उनसे पूछा गया क्या नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो केसीआर को बोलते नहीं बन रहा था कि नीतीश को पीएम बनाएंगे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश को डर था कहीं केसीआर अपना खुद का नाम ना ले लें। सुनिए जरा। है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करें। ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे सब सवाल काहे के लिए राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही भैया नहीं ना प्लीज। मैंने बता दिया, मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठे। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या करें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है। आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। उसमें नीतीश जी का नाम प्रपोज होगा। नहीं, अब चलिए रे, झूठ मूठ नहीं अब इसके चक्कर में मत करेंगे। अरे ये सब छोड़ तो दीजिए, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सब के बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना। हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। ये जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात थी मोदी को रोकने की, लेकिन आपको बताऊं ये मुलाकात भी फ्लॉप हो गई। केसीआर के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकला। क्यों? देखिए जरा। हुआ ये, विपक्ष को एकजुट करने की पहली कोशिश भी नाकाम हो गई। बातें बड़ी बड़ी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। केसीआर नीतीश की मुलाकात में बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कांग्रेस के बिना मोर्चा बनाना चाहते हैं केसीआर दरअसल चाहते हैं कि जो मोर्चा बनाया जाए उसमें कांग्रेस ना हो। नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं। नीतीश का कहना है कांग्रेस तो होनी चाहिए, बिना कांग्रेस आप मोर्चा नहीं बना सकते। लेकिन जेडीयू कांग्रेस के साथ मोर्चा बनाने के पक्ष में है।
केसीआर पक्ष में नहीं थे। बिना कांग्रेस के बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता, यह कहना था नीतीश कुमार का। पटना में नीतीश से मिले थे तेलंगाना के सीएम केसीआर, और लालू और तेजस्वी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात फ्लॉप हो गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उसके बाद बयान दिया है कि कांग्रेस और लेफ्ट के बिना मोर्चा संभव नहीं है। कांग्रेस के साथ मोर्चे पर तैयार हो जाए केसीआर, ये त्यागी ने कहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। केसी राव जी यहाँ पर प्लीज आए थे यहाँ पर, वो तीसरे मोर्चे के समर्थक हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। हमारा मानना है नॉन कांग्रेस और नॉन लेफ्ट कोई सार्थक विकल्प बीजेपी का आज की तारीख में नहीं हो सकता। लिहाजा कांग्रेस की और वामपंथी दलों की जो उपस्थिति है वो आवश्यक है किसी वायबल अल्टरनेटिव। कौन होगा प्रधानमंत्री कौन नहीं ये सब तय होंगे, और नीतीश जी के अंदर भी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो समय उस समय आएगा जब वो तय होगा, उसका समय अब नहीं है। बेसिकली नीतीश कुमार ही हैज हिमसेल्फ प्रूव्ड दैट अपॉर्चुनिस्टिक है, अवकाशवादी राजकारणी, उनके बारे में क्या बात करें। अभी 180 डिग्री घुमा ना बिहार में, तीन महीने के अंदर पूरा 180 डिग्री घूम गया, और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा। तो चलिए, रणनीतिकार पीके कह रहे हैं अभी देखिए कितनी बार घूमेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर ये, अर्शदीप के साथ खालिस्तानी खेल हुआ। कल दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। मैच बहुत रोमांचक था, लेकिन आखिरी पलों में भारत ये मैच हार गया। अगली तस्वीर दिखाइए। इस मैच हार का विलन अर्शदीप को बना दिया गया। अर्शदीप को कहा गया, दरअसल अर्शदीप ने एक कैच छोड़ा, जिसके बाद अर्शदीप को विलन की तरह प्रस्तुत किया गया। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है ये, आप देख रहे हैं अर्शदीप को। लेकिन हुआ क्या आखिर, कैसे खालिस्तानी खेल रचा गया, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, हुआ यह कि अर्शदीप गेंदबाजी कर रहे थे। ग्रिड हटाइए। कल भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ और भारत ने पाकिस्तान को 182 रनों का टारगेट दिया था, 182 का टारगेट था। पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर में 34 रन चाहिए थे, 3 ओवर में 34 रन। 17वें ओवर में हुआ क्या कि अर्शदीप ने एक कैच छोड़ दिया आसिफ अली का, और तब आसिफ अली ने खाता नहीं खोला था। उसके बाद आसिफ अली ने 8 गेंदों पर 16 रन बना दिए, और कहा गया कि आसिफ अली की वजह से पाकिस्तान मैच जीता। पाक ने 1 गेंद रहते भारत को 5 विकेट से हरा दिया। लेकिन सिख गेंदबाज अर्शदीप को इस मैच का विलन बना दिया गया, मैच में हार का। हार के बाद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ट्रोल होने लगे, उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा। अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी भी बता दिया गया। देश में एक क्रिकेटर के खिलाफ साजिश की जा रही थी। लिखा गया कि इस खालिस्तानी को टीम से निकाल दो, यह खालिस्तानी है इसलिए इसने जानबूझकर देश को मैच हरवाया है। अर्शदीप को खालिस्तान का एजेंट तक बता दिया गया कि यह खालिस्तानी एजेंट है। किसी ने लिखा खालिस्तानी अर्शदीप ने मैच हरवाया है हिंदुस्तान को। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वो ट्वीट दिखाने जा रहा हूं जो ट्वीट किए गए उसके बाद। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, अमित लिख रहे हैं अर्शदीप पर सीधा हमला कर रहे हैं। अलग अलग तरह के ये जो ट्वीट्स हैं, ये सारे ट्वीट भारत जब मैच हार गया उसके बाद किए गए। और देखिए लिखा है मुस्लिम प्लस सिख इज इक्वल टू खालिस्तानी। इस तरह के ट्वीट्स किए गए अर्शदीप को सिर्फ परेशान करने के लिए, ट्रोल करने के लिए। और अर्शदीप को जब ट्रोल किया गया तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स अर्शदीप के साथ आकर खड़े हो गए। जब अर्शदीप को खालिस्तानी कहा जा रहा था सिर्फ एक कैच छोड़ने की वजह से। देखिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अर्शदीप के साथ खड़े हुए। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा अर्शदीप को कोसना बंद करो, कोई जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता है। कुछ लोग घटिया बातें कर रहे हैं, यह बेहद शर्मनाक काम है। यह हरभजन ने लिखा, अर्शदीप हमारे लिए सोने की तरह है। युवराज सिंह ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा हम सांसें थाम कर मैच देख रहे थे। सोचिए खिलाड़ियों पर कितना दबाव होगा जो भारत पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं। एक कैच खिलाड़ी की काबिलियत तय नहीं करता है,
हमें अपने खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए, युवराज सिंह ने लिखा, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इरफान पठान ने लिखा, अर्शदीप काफी मजबूत इंसान है, अर्शदीप आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। यह इरफान पठान ने लिखा। अब सुनिए जरा, विराट कोहली मीडिया के सामने आए, उनसे सवाल किया गया, क्या कुछ कहा विराट ने, वो सुनिए। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या जानी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियां आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। लेकिन सोचिए, क्या भारत में अर्शदीप को खालिस्तानी कहा जा रहा था? क्या यह साजिश भारत से हो रही थी? यह आपको बताऊंगा, यह साजिश पाकिस्तान से हो रही थी। अर्शदीप का विकिपीडिया देखिए, जिसपे किसी खिलाड़ी का पूरा प्रोफाइल होता है, उसका पूरे प्रोफाइल में देखिए लिख दिया गया अर्शदीप सिंह बाजवा और कंट्री आप देख रहे हैं, और लिख दिया, ये देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, अर्शदीप को लिखा गया डेब्यू फॉर द खालिस्तान इन जुलाई, ये लिखा गया उसके विकिपीडिया पेज पर और खालिस्तान से जोड़ दिया गया। लोगों को लगे कि वहां भी जिसको लोग विश्वसनीय मानते हैं विकिपीडिया, उसमें भी बदलाव किया गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से ट्वीट हुआ, ये देख रहे हैं अर्शदीप इज क्लियरली अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बैक्ड खालिस्तान। ये ट्वीट कहां से हो रहे थे? ये सारे ट्वीट पाकिस्तान से हो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्शदीप को बदनाम करना था, भारत में एक माहौल बिगाड़ना था, सौहार्द बिगाड़ना था, इसलिए अर्शदीप के खिलाफ पाकिस्तान से साजिश रची जा रही थी। देखिए जरा, पाकिस्तान मैच खत्म होते ही साजिश में जुट गया और कुछ आता नहीं है, यही आता है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से यूजर्स जिनके पास अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट है, वो क्या कर रहे थे, मैच जब भारत हार गया और अर्शदीप ने कैच छोड़ा तो उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान में फर्जी ट्विटर अकाउंट धड़ाधड़ बना लिए गए और फर्जी अकाउंट भारतीय नामों से बनाए गए। फर्जी ट्विटर अकाउंट से उसके बाद अर्शदीप पर निशाना साधा गया, अर्शदीप को खालिस्तानी बताया गया, गाली दी गई। वो सभी भारतीय नाम से अकाउंट बनाए गए, ऐसा लगे जैसे भारत में ही भारत के लोग अर्शदीप को खालिस्तानी कह रहे हैं, भारत में ही एक दीवार सिखों और हिंदुओं के बीच खिंच जाए, इसलिए भारत को सिख विरोधी दिखाने की साजिश की गई। इसमें ट्विटर के अलावा विकिपीडिया पेज से भी छेड़छाड़ की गई, जो मैंने आपको दिखाया। विकिपीडिया वेबसाइट पर जानकारी बाकायदा जुटाई गई। विकिपीडिया लेख में कोई भी जानकारी जोड़ सकता है, उसे एडिट कर सकता है, उसके लिए राइट्स लेने होते हैं। 2-2.5 घंटे तक अर्शदीप के लेख से छेड़छाड़ की गई। क्या छेड़छाड़ की गई? विकिपीडिया में अर्शदीप के साथ खालिस्तान को जोड़ दिया गया। लिखा गया उसमें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में खालिस्तानी टीम का हिस्सा था अर्शदीप। अर्शदीप भारत की अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अर्शदीप के खिलाफ पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तान के कई शहरों से अर्शदीप के खिलाफ यह षड्यंत्र किया गया। आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस के जरिए पता चला कि पंजाब, पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची से यह आईपी एड्रेस मिला है वहां का। विकिपीडिया से छेड़छाड़ रात करीब 3 बजे रुकी। विकिपीडिया ने बदलाव की गई चीजों को उसके बाद हटाया है और सवाल यह है कि इसके पीछे मकसद सिर्फ भारत में माहौल खराब करना है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। अर्शदीप सिंह को जो पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ पत्रकार, पाकिस्तान के कुछ चुने हुए लोग अर्शदीप को खालिस्तान के साथ जोड़कर उसकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। देश में, भारत में अंदर सिखों के खिलाफ अपनी जहर उगल रहे हैं। इन सभी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अर्शदीप एक ब्राइट प्लेयर है,
वो एक देशभ्रष्ट है और उसने देश के लिए कल एक अच्छी गेम खेली है। ये पाकिस्तान कभी सिखों को गुरुद्वारों के नाम से वर्गलाता है और वक्त आने पर सिखों के खिलाफ किस तरह जहर उगलता है, ये उसका सामने आज जीता जागता मिसाल आज आपके सामने है। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि पाकिस्तान के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को मजबूर किया जाए और ये ISI का एजेंडा जो है किसी सूरत में ना आज तक लागू हमने होने दिया है ना होने देंगे। उसके बाद फौरन देखिए भारत सरकार ने एक्शन लिया है। कैसे? विकिपीडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है। IT मंत्रालय ने यह नोटिस जारी किया है। इस हरकत के बाद अर्शदीप के परिवार को खतरा बताया गया है। देश का माहौल बिगाड़ने का हवाला दिया गया है। खालिस्तान जोड़ने की वजह विकिपीडिया से पूछी गई है। स्पष्टीकरण के लिए बाकायदा समन भी भेजा गया है। उनके एग्जीक्यूटिव्स को, अधिकारियों को तलब किया गया है सवालों का जवाब देने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्शन लिया है। इस मामले पर भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है, ऐसे प्रयासों को अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह कहा है राजीव चंद्रशेखर ने। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा इससे पहले यह मोहम्मद शमी के साथ भी एक दौर में हो चुका है। मोहम्मद शमी भी भारतीय क्रिकेटर, एक मैच के बाद इसी तरह पाकिस्तान से यह हरकत हुई थी। पिलर ग्राफिक्स है पाकिस्तान ने कैसे इस हरकत को अंजाम दिया था, कैसे पड़ोसी मुल्क देखिए शमी के साथ यह कर चुका है। गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इसका शिकार हो चुके हैं। और T20 विश्व कप में पाकिस्तान से भारत की हार हुई थी। हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। शमी को उस वक्त कहा गया ISI का एजेंट। सोचिए, अकाउंट बने पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बने अकाउंट जो हिंदुस्तानी नाम से थे, और शमी को ISI का एजेंट कहा गया सिर्फ भारत में माहौल खराब करने के लिए, कि बहुत से लोग उस उत्साह में और उसे ISI एजेंट कहें और एक दीवार खड़ी हो। पाक के फर्जी ट्विटर अकाउंट से यह ट्रोलिंग हुई थी। पाकिस्तान भारत में नफरत फैलाना चाहता है। दरअसल नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं जो भारतीय दिखें, फिर उस फर्जी अकाउंट से नफरती ट्वीट किए जाते हैं। नफरती ट्वीट का सीधा असर हमारी सोच पर होता है। देश के लोगों के खिलाफ ये गलत धारणा बनती है। दुनिया में भी भारत की गलत छवि उभरती है। यूट्यूब पर भी भारत विरोधी एजेंडा इसी तरह से चलता है। हाल ही में ऐसे कई चैनल्स पर भारतीय सरकार ने कार्रवाई की है। 8 महीने में 163 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं जो इसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। पिछले महीने अगस्त में 8 चैनल्स ब्लॉक किए गए इस तरह के। तो इसलिए इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के सोशल मीडिया कंटेंट से सतर्क रहें। ये पड़ोसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है, अब की बार 150 पार। अमित शाह ने यह पुकार दी है। ये आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, एम्बियंस दीजिए, आज मुंबई में थे और लाल बाग के राजा के दर्शन किए गणपति उत्सव के मौके पर। ये देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन सिर्फ गणपति के दर्शन करना मकसद नहीं था। आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मकसद था BMC चुनाव। पहली परीक्षा है उद्धव ठाकरे बनाम बीजेपी की। अगर BMC में उद्धव को शिकस्त दे दी तो बहुत बड़ी जीत होगी। अमित शाह ने कह दिया है इस बार 227 में से 150 सीट बीजेपी जीतेगी। 25 साल से ठाकरे परिवार का कब्जा है BMC पर। देखिए रिपोर्ट। क्या मुंबई में शेर का शिकार हो जाएगा? क्या BMC शिवसेना मुक्त हो जाएगी? क्या देश की सियासत के चाणक्य के नाम से मशहूर अमित शाह के सामने खुद को महाराष्ट्र का शेर कहने वाले उद्धव ठाकरे चारों खाने चित हो जाएंगे? मुंबई महानगर पालिका को जो उद्धव ठाकरे जी वाली सेना है उसने लूटने का काम किया है। उसको लूटने की काम करने वाली सेना को वहां से अब जाना होगा। कल क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सियासत 7वें आसमान पर है और इस सियासी चौसर पर अमित शाह ने पासा फेंक दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता से शिवसेना को पैदल करने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट BMC है।
शिवसेना 25 सालों से बीएमसी पर काबिज है और बीजेपी उसे यहां से भी रुखसत करना चाहती है। शिवसेना के खिलाफ बीजेपी की यह पहली और सबसे बड़ी सियासी लड़ाई है, जिसमें जनता को फैसला सुनाना है और बीजेपी ने बीएमसी में 150 का टारगेट रखा है, यानी बीजेपी बीएमसी में मिशन 150 पर निकल चुकी है। अमित शाह मुंबई में थे और पूरी तरह से एक्शन मोड में थे अमित शाह। देखिए अमित शाह सबसे पहले कहां पहुंचे। आज अमित शाह फडणवीस के घर पहुंचे, सागर बंगलो, वहां गणपति की पूजा की। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह फडणवीस के आवास पर मौजूद थे सागर बंगलो में, वहां पूजा अर्चना की और वहीं बीएमसी के चुनाव के लिए बड़ी मीटिंग भी हुई। अगली तस्वीर दिखाई तरह ये आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, फडणवीस बैठे हैं और बड़ी बैठक भी हुई सागर बंगलो पर। यह बैठक हुई, लेकिन सवाल यह है इस बैठक में उद्धव को निपटाओ, इसकी पूरी प्लानिंग हुई है, क्या तैयारी है आगे की। और अमित शाह ने इस बैठक में क्या कहा है यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए बीजेपी दावा क्या कर रही है, फिर आपको दिखाऊंगा अमित शाह क्या कह रहे हैं। कि मुंबई महानगर पालिका को जो उद्धव ठाकरे जी वाली सेना है उसने लूटने का काम किया है, उसको लूटने की काम करने वाली सेना को वहां से अब जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। विषय टारगेट का नहीं है, विषय मुंबई महानगर पालिका जीतने का है और वो हम भारतीय जनता पार्टी बड़ी सक्षमता के साथ, ऊर्जा के साथ हम जीत रहे हैं। और आइए अब आपको बताऊं, उसके बाद अमित शाह एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है अमित शाह ने। अमित शाह का बड़ा रोल था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा अमित शाह के घर। ये आप देख रहे हैं अमित शाह पहुंचे, शिंदे के घर पूजा अर्चना की है और उसके बाद बैठक भी हुई है उनके घर पर। तो क्या चक्रव्यूह में फंस गए, कैसे? आइए अब आपको बताता हूं मैं कि कैसे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं अमित शाह, क्या तैयारी है वो देखिए जरा। बैठक में क्या कुछ हुआ है ये आपको बताएंगे। अमित शाह ने कहा 150 सीटें जीतेगी बीजेपी, हर हाल में 227 सीटें हैं बीएमसी में और कैसे 150 सीटें जीतेगी। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज, कि उस क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है वो मैं आपको बताऊंगा। आइए आपको बताता हूं कि आखिर क्या रणनीति है, कैसे हराएंगे, कैसे शिकस्त देंगे वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं अमित शाह बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी ये है बीएमसी में उद्धव को घेरने का प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी एमएनएस शिंदे गुट साथ में लड़ेंगे चुनाव और कभी भी हो सकता है गठबंधन का ऐलान। कैसे? शाह ने एक बयान से तस्वीर साफ कर दी है। क्या देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और शिंदे एक साथ बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे? शाह ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है दरअसल, और उद्धव की शिवसेना को नकली करार दिया गया है। शिंदे गुट उद्धव को सीधे सीधे नुकसान करेगी। कैसे? क्योंकि उद्धव के वोट में शिंदे सेंध लगाएंगे और बीजेपी के साथ राज की एमएनएस भी मैदान में होगी। इतना ही नहीं, राज ठाकरे से बीजेपी के कई नेता मिल चुके हैं और राज से फडणवीस, चंद्रकांत शेखर भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसके औपचारिक ऐलान पर असमंजस बना हुआ है अभी तक, क्योंकि एमएनएस को लेकर उत्तर भारतीयों में सस्पेंस है कि राज ठाकरे के साथ बीजेपी सामने फ्रंट फुट पर आकर मिलकर चुनाव लड़ेगी या राज ठाकरे बैकफुट पर रहेंगे। ऐसे में एमएनएस पर्दे के पीछे से भूमिका निभा सकती है बीएमसी चुनाव में। एमएनएस के साथ आने से मराठी वोटों का फायदा होगा, बीजेपी एमएनएस के साथ आने से उद्धव को नुकसान होगा, और क्योंकि दोनों दलों के लिए उद्धव दुश्मन नंबर 1 है, इसलिए उद्धव को शिकस्त देनी है। मुंबई में हरा लिया उद्धव को तो उद्धव की एक करारी और बड़ी हार होगी। देखिए जरा, आइए मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ी लड़ाई जो है वो है, ये है बीएमसी, ये है बीएमसी की बिल्डिंग, सारी लड़ाई इसी की है। इसकी लड़ाई सोचिए इतनी महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे और बीएमसी के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। देखिए जरा बीएमसी इतना अहम है क्यों, क्या वजह है कि बीएमसी पर पूरे देश की नजर रहती है, उसके पीछे वजह ये आप देख रहे हैं। बीएमसी 2017 के नतीजे में आपको दिखा रहा हूं। शिवसेना 84 सीट जीती थी, 227 कुल सीटें। शिवसेना 84 सीट जीती थी, बीजेपी 82 और कांग्रेस 31 सीट जीती थी।
बीएमसी चुनाव में। इसे मूव कीजिए प्लीज। एनसीपी 9 सीट जीती थी, एमएनएस 7 और अन्य के खाते में 14 सीट आई थी। अब बीएमसी की लड़ाई देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बजट है 45,940 करोड़ का बजट है। 45,000 करोड़ से ज्यादा का लगभग 46,000 करोड़ का बजट बीएमसी का है। पिछले साल के मुकाबले 18% और ज्यादा है। यही है इसकी सबसे बड़ी लड़ाई, जो किसी भी निगम से सबसे बड़ा बजट है। इतना बड़ा बजट किसी नगर निगम का नहीं है पूरे देश में। और प्रॉपर्टी प्रोफेशनल जीएसटी से भी इनकी आय होती है। नगर निगम की एंटरटेनमेंट और विज्ञापन टैक्स भी आय का जरिया है। इसमें बीएमसी को कई दूसरे स्रोत से भी आय होती है। दरअसल बीएमसी पर 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन इस बार उद्धव गुट की हालत पतली है। यह है बीएमसी में जीत की वजह। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, बीएमसी के चुनाव इसी महीने आखिर में या अगले महीने होंगे। अगली बड़ी खबर है, स्टिंग ने खोल दी है 80% कमाई की पोल। आज बीजेपी ने एक स्टिंग जारी किया, उस स्टिंग ने हड़कंप मचा दिया है। मनीष सिसोदिया का फेवर ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या वो स्टिंग देखने के बाद आप कहेंगे क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए जरा, सबसे पहले आपको बताता हूं उस स्टिंग में दरअसल है क्या, जिसके बाद हंगामा मचा है। स्टिंग में क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा, सुनवाऊंगा भी पूरा स्टिंग आपको। स्टिंग ऑपरेशन जिस शख्स का हुआ उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वो शख्स कह रहा है नई शराब नीति पर इस स्टिंग ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। वो कह रहा है बीजेपी ने शराब व्यापारी का दरअसल एक स्टिंग जारी किया है। वो कह रहा है शराब का जो माल है 20 पैसे का है, यानी शराब जो बन रही है उस पर खर्चा आ रहा है 20 पैसे। 80% प्रॉफिट है, मुनाफा 80% है। एयरपोर्ट पर उसने कहा ठेका लिया, इस ठेके के लिए 253 करोड़ रुपए देने पड़े मुझे। उसके बाद ठेके के लिए लोगों से 500 करोड़ तक लिए गए हैं। ये सोचिए आप, प्रॉफिट के लिए कुछ लोग एक के साथ एक फ्री भी देने लगे हैं। इतना प्रॉफिट बढ़ गया है। सोचिए, पहले 20 पैसे का माल होता था और 70 पैसे सरकार लिया करती थी। अब क्या हुआ है, अब 20 पैसे का माल है, 80% मुनाफा डीलर के पास। व्यापारियों को 10 पैसे ही मिलते थे पहले। अगर 100 करोड़ का माल आया है तो उस सूरत में मूव कीजिए इसे, तो 12% कमीशन के तहत 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। सवाल यह है कि उनको 6 करोड़ कैसे देंगे, यानी कमीशन के तौर पर 6 करोड़ जो देना है वो कैश में ही देना है। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन में कह रहा है। आइए अब आपको वो स्ट्रिंग सुनाता हूं जिसके बाद ये तहलका मच गया है, सुनिए। प्रॉफिट की गेम 80% है। 80% 1 रुपए माल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ 253 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ। ठीक है, जाओ तुम जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा है। 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा साल दा 253 नहीं, ये तो मिनिमम साडा है। बाकी तो 500 करोड़ लिया, साडा तो सब तो घाटा का। क्यों गल में 20 टेंडर की भरे सी, सब तो छोटे सी ले ले, बाकी 2 टेंडर बने, उन्हें महंगे में लेने पे माल भी पैसे का 40 की 80 भी है। कई लोग 1+1 दे रहे हैं, कई 2 ना लिखा दे रहे हैं, 1+2 भी दे रहे हैं। मैं कह रहा 2 दे रहे हैं, माल तो भी पैसा है। पहले इन्नी कमाई होती सी सर, इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होता सी, 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे, 10 रुपए साढ़े होंगे। अच्छा हूँ गवर्नमेंट ने की किया गया, 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंगे। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, जब ये स्टिंग सामने आ गया, ये कहा गया क्या वाकई शराब घोटाला कई 100 करोड़ का है। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी हमलावर हो गए। एक दूसरे पर कैसे आरोप लग रहे हैं ये देखिए जरा। आम आदमी पार्टी ने इस स्टिंग को देखने के बाद कहा ये कोई स्टिंग नहीं है, ये मजाक है, मजाक। बीजेपी ने कहा स्टिंग मास्टर का ही स्टिंग हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा हम कट्टर ईमानदार हैं। बीजेपी ने कहा यह कट्टर भ्रष्टाचारी है।
आपने कहा मेरी गिरफ्तारी की साजिश हो रही है, सिसोदिया ने कहा। इस पर बीजेपी ने कहा सिसोदिया के बाद केजरीवाल की बारी है। आम आदमी पार्टी ने कहा छापे में मेरे पास कुछ नहीं मिला, सिसोदिया ने कहा। बीजेपी का कहना है शराब व्यापारियों से 150 करोड़ रुपए लिए हैं। आपने कहा सीबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी ने कहा सीबीआई स्वतंत्र तरीके से जांच कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये स्टिंग खामखा नहीं है। जिस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, अगर आप उसको जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे ये स्टिंग में कितनी हकीकत है। देखिए जरा कुलविंदर कौन है, तस्वीर पहले मैं उनकी दिखा रहा हूं आपको। ये है कुलविंदर, ये जो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए हैं, ये जानते हैं कौन है? ये कुलविंदर वो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस एफआईआर में एक शख्स का नाम है, उसके पिता हैं। देखिए जरा, आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूं पिलर ग्राफिक से। आइए जल्दी से, कौन है कुलविंदर ये मैं आपको बताता हूं। कुलविंदर मारवा शराब के व्यापारी हैं, सनी मारवा के पिता हैं दरअसल, और सनी मारवा शराब घोटाले में आरोपी है। सोचिए आरोपी का जो पिता है वो झूठ तो बोलेगा नहीं। सीबीआई की एफआईआर में 13 नंबर का आरोपी है और सनी मारवा महादेव शराब कंपनी का मालिक है। सनी की कंपनी को L1 लाइसेंस मिला था जो सबसे टॉप क्लास का होता है। सनी पर अधिकारियों को घूस देने का भी आरोप है। पोंटी चड्ढा की कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है सनी मारवा, ये इनका तारुफ है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं, फर्जी तरीके से फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए, इससे घर उजड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं मैं सीबीआई का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं ईडी का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराऊं, चुने हुए एमएलएज को कैसे खरीदूं। कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी राज में गौ तस्करों पर कैसे एक्शन हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए। बुलंदशहर की तस्वीर है और कैसे योगी की पुलिस गौ तस्करों पर शिकंजा कस रही है, देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस को आप देख रहे हैं किस तरह से रेड की है गौ तस्करों पर। और इस ट्रक में देखिए ये कितनी गाय मौजूद थी, ये देखिए। ये गौ तस्कर इन गायों को इस ट्रक में भर कर ले जा रहे थे। योगी की पुलिस को इनपुट मिले, जानकारी मिली कि ट्रक बुलंदशहर के रास्ते गुजर रहा है। उसके बाद रेड की गई और ये देखिए पुलिस ने दौड़ाकर
इन तस्करों को पकड़ा है। ये आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम पीछे पीछे भाग रही है और उसके बाद पूरे ट्रक को रोका गया है। ट्रक रोककर जब खुलवाया गया तो हकीकत सामने आई कि कितनी गाय उस ट्रक के अंदर भरी हुई थी। आइए अब आपको दिखाते हैं हुआ क्या। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए ये आप देख रहे हैं, यूपी के बुलंदशहर में गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। तस्करी करते हुए पुलिस ने पकड़ा है। सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस ने इन गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाइव एक्शन में इन गौ तस्करों को पकड़ा है। साथ ही साथ ट्रक में 1 दर्जन से ज्यादा गौ और गौवंश मौजूद थे। पंजाब के संगरूर से इन्हें बिहार ले जाया जा रहा था। दरअसल तस्कर ले जा रहे थे। गौरक्षक दल ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, इस तरह की तस्करी हो रही है। हरियाणा से पीछा कर रहे थे गौरक्षक दल के लोग इस पूरे ट्रक का, जिसके बाद पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा योगी की पुलिस क्या कह रही है इन गौ तस्करों की गिरफ्तारी के बाद। सुनिए। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा एक ट्रक ड्राइवर हुसैनी को पकड़ा गया है, जिसके पास से ट्रक में 15 गोवंश बरामद हुए हैं। उसमें से 12 बैल हैं और 3 गायें हैं। इसके द्वारा बताया गया कि संगरूर जिला पंजाब से इन बैलों को ला रहा था और ये ड्राइवर, इसका गाड़ी जो है, गाड़ी का मालिक दिलशाद है, उसी ने इन बैलों को खरीद करके गाड़ी में लगवाया था। ये बिहार लेके जा रहा था। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।